कंजर्वेशन को समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि कंजर्वेशन करना तो ठीक है, लेकिन आखिर ये कंजर्व करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कुछ ना कुछ हार्म पहुंचा रहे होंगे उस प्लांट्स पे, उन एनिमल्स पे। तो ये आखिर हम हार्म कैसे पहुंचाते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हम प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लांट्स को हम हार्म कैसे करेंगे? जब हम इनको काटना शुरू कर दें, जब हम इनकी कटिंग शुरू कर दें। और कटिंग हम कैसे करेंगे? हम डिफॉरेस्टेशन के रूप में हम पेड़ों की कटिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन क्या है? जब हम नेचुरली ग्रोन जो प्लांट्स हैं वो जब ग्रो करने लगते हैं और ये जब पूरी तरीके से घने हो जाते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं बताइए? ये एकदम जनरल है, इनको हम फॉरेस्ट कहते हैं। जब कभी कोई प्लांट नेचुरली ग्रो करे और वो बहुत सारे कुछ इलाके में ग्रो हो जाएं तो हम इन्हीं को फॉरेस्ट कहते हैं। और यही जब फॉरेस्ट हम इनको रिमूव करना शुरू कर दें, जब हम इनकी कटिंग शुरू कर दें और हम इस इलाके को क्लियर कर दें और ये क्या हो जाएगा? ये फ्री हो जाएगा, फॉरेस्ट फ्री हो जाएगा और ये क्लियर ग्राउंड हो जाएगा हमारे लिए। और ये जो ग्राउंड हम क्रिएट कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन करके, ये हम किस इस्तेमाल में ला सकते हैं? क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे कल्टीवेशन करना चाहते हैं, हम यहाँ पे खेती करना चाहते हैं कि हम अपने लिए खाना प्रोड्यूस कर सकें, हम फूड अपने लिए जनरेट कर सकें। दूसरा, हम इन खाली जगहों में हम अपना घर बना सकते हैं। तीसरा, हम यहाँ पे फैक्ट्री बना सकते हैं। अगर हम फैक्ट्रीज बना लेंगे तो हमको काम मिल जाएगा आसानी से, हम वहां से पैसा कमा सकते हैं। और हम जब पेड़ों को काटेंगे तो यहां से हमको क्या मिलेगा? वुड मिलेगा। और ये जो वुड है हमको फर्नीचर बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे फर्नीचर बना सकते हैं या हम इन्हीं लकड़ियों से हम क्या कर सकते हैं? फ्यूल भी बना सकते हैं। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम अपने यूज के लिए, हम ग्राउंड क्रिएट करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। जो नेचुरल प्लांट जो नेचुरल कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं, जो ट्री होते हैं नेचुरल कंडीशन में जब वो ग्रो करने लगता है तो हम उसको फॉरेस्ट कहते हैं। और फॉरेस्ट को जब हम अपने यूज के लिए, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए जब हम इसको रिमूव करने लगते हैं तो हम इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन जो होता है ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटी के ही कारण हमेशा हो। ठीक है, मैन एक्टिविटी के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हमेशा ये हो कोई जरूरी नहीं है, ये नेचुरली भी हो सकता है। और नेचुरली ये कब होगा? नेचुरली आप देखेंगे जब कभी फॉरेस्ट में फायर लग जाए, पेड़ जल जाएंगे, या सूखी कंडीशन आ जाए, ड्राउट आ जाए, या बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए। इन सब कंडीशन में भी जो पेड़ होंगे नेचुरली डैमेज करेंगे, यहां पे डिफॉरेस्टेशन होगा। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण अब हमने समझा कि कंजर्वेशन जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम किस कारण से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं इसके कारण क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये हमने अपने फायदे के लिए तो पेड़ों को काट दिया, लेकिन इसके कारण क्या होगा? हमको ही आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो इसकी कंसीक्वेंसेस क्या होंगे? कंसीक्वेंसेस अगर आप देखें, जो पेड़ है आप जानते हैं ये क्या करते हैं? हमको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, जिससे हमारी लाइफ चलती है। और यही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। यही ऑक्सीजन हमको मिलता है, हमको इससे लाइफ मिलती है। और हम रिलीज आउट करते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड आप देखेंगे पेड़ इस्तेमाल करता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ इस्तेमाल करेगा किस लिए बताइए? अपना फूड तैयार करने के लिए। ठीक है, और यही फूड हम खाते हैं। और हम जानते हैं इसीलिए कि हम
इन फूड को पाने के लिए, ये जो पेड़ बनाते हैं इनको पाने के लिए हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं इन पेड़ों पर, इन ट्री पर, इसीलिए हमको ये काटना नहीं चाहिए। और अगर हम काटते हैं तो क्या होगा, जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में क्रिएट करेंगे। इससे हमारा टेम्परेचर जो होगा एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज करने लगेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, आजकल की मेजर प्रॉब्लम जो हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं हर जगह पे, हमने पेरिस समझौते में भी डिस्कस किया, ठीक है, 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस में, यहां पे हमने कहा था कि 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो कोस्टल रीजन है वर्ल्ड के वो समर्ज कर जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के कारण क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ये क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट की जो हीट होती है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, तो नेचुरली क्या करेगा, वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण अब देखिए और क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। अब जैसे जैसे आप देखेंगे यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण आप देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था बहुत ज्यादा हो गया था, इससे टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, ठीक है। टेम्परेचर जैसे ही आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा तो आप यहां पे देखेंगे कि ये टेम्परेचर इंक्रीज होके जो वाटर साइकिल थी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो ओशन में या रिवर में जो वाटर होते हैं वो इवापोरेट होता है, ठीक है। इवापोरेट होके वो क्या होगा, इवापोरेशन होगा, ठीक है। इवापोरेशन होके यहां पे क्लाउड फॉर्म करेगा, यही क्लाउड्स फिर क्या करेंगे, बाद में प्रेसिपिटेट करेंगे, रेनफॉल करेंगे, ठीक है। हम यहां पे पूरा वाटर साइकिल नहीं डिस्कस करने वाले हैं, यहां पे मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे दे रहा हूं। और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्लाउड जल्दी फॉर्म नहीं होगा, रेनफॉल डिक्रीज करने लगेगी, और इसके कारण क्या होगा, यहां पे आप देखेंगे ड्राउट की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, सूखे की कंडीशन आ जाएगी, ड्राउट हो जाएगा, सूखे की कंडीशन आ जाएगी। और ड्राउट होने के कारण आप देखेंगे कि जो इलाका है सूखा तो है ही, और साथ ही साथ यहां पे जो सॉइल है, सॉइल का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। सॉइल आप देखेंगे एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ये एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा, और एब्जॉर्ब करने, जैसे वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा, इनफिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो जैसे ही कम होगा, जो एब्जॉर्ब करता है वाटर उसको हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और ये इनफिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज करेगा, गिरना शुरू हो जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी चेंज होगी, टेक्सचर चेंज होगा, कलर चेंज होगा सॉइल का, ह्यूमस कम हो जाएगा, जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, और फाइनली क्या होगा, वो लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो डेजर्ट फॉर्म कर रहा है इसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ये डेजर्टिफिकेशन की कंडीशन यहां पे आ जाएगी, वहां पे बालू हो जाएगा और बहुत सारा डेजर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे सहारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, ये सब क्या हुए हैं, ये डेजर्टिफिकेशन से ये चेंज हो गए। थार डेजर्ट बहुत पहले फर्टाइल हुआ करता था, लेकिन ओवर ग्रेजिंग के कारण, बहुत ज्यादा चरने के कारण क्या हुआ, वो लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज की, ग्लोबल वार्मिंग की, उससे साइकिल में चेंज हो रहा है और डेजर्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहां पे आपने ये चीज देखी है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और अगर हम यहां पे ऐसा नहीं करते हैं तो
तो हम देखेंगे प्लांटेशन और जो वेजिटेशन है इस पे भी इफेक्ट आएगा। तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान देना है, जो ये आप देख रहे हैं, जो कंडीशन आप यहां पे महसूस कर रहे हैं कंजर्वेशन की, हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है किसी इलाके में हम प्लांट को बचाएं। क्योंकि प्लांट को जैसे ही आप काट रहे हैं या एनिमल का जैसे ही वहां से गायब हो रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। अब ये जो एनिमल्स हैं ये कहां पे रहेंगे? आप ये जानते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होता है, एक जो आसमान है वहां पे, लिथोस्फीयर जो सॉइल है वो, और तीसरा होता है हाइड्रोस्फीयर जो वाटर प्रेजेंट है अर्थ पर। ये तीनों जो रीजन जहां पे इंटरलिंक करेंगे, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे से मिलते हैं ये तीनों। ठीक है, वेन डायग्राम में देखिए यहां पे ये जो तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, यहां पे एटमॉस्फेयर भी है। ठीक है, यहां पे देखिए एटमॉस्फेयर भी है, यहां पे आपको लिथोस्फीयर भी मिल रहा है और यहां पे हाइड्रोस्फीयर भी मिल रहा है। तो यहां पे आपको लाइफ मिलेगी और यहां पे हम इसको कहेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, और यही बायोस्फीयर जो पार्ट है, यहीं पे आपको सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है। जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं इसी इलाके में एग्जिस्ट करते हैं। और यहीं पे इसी इलाके में बायोस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा कि इंटर रिलेशन होता है ह्यूमन और उसके एनवायरमेंट में। ठीक है, ह्यूमन और उसके एनवायरमेंट में आप ये इंटर रिलेशन आप देख पाएंगे। ठीक है, यहां पर इंटरेक्शन आप देख पाएंगे। एनवायरमेंट क्या है? जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके आसपास होती हैं उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं। और जहां पे आप देखें ह्यूमन बीइंग्स और एनवायरमेंट में इंटरेक्शन हो रहा है, वो एरिया क्या होगा? वो बायोस्फीयर कहलाएगा। अब यहां पे देख रहे हैं आप कि किस तरीके से हम पेड़ों को काट रहे हैं और हम चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बायोस्फीयर को हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कंजर्व करना बहुत जरूरी है। और ये हम कंजर्व कैसे करेंगे? उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर इलाके को हम रिजर्व कर लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे, तो उसको हम कहेंगे प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, जहां पे हम ये इलाका, जहां पे हम प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम कह देंगे प्रोटेक्टेड एरिया। और प्रोटेक्टेड एरिया 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सेंचुरी। ठीक है, घबराइए मत, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। दूसरा होता है, बताइए, नेशनल पार्क। ठीक है, ये सब आप टर्म आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपके डाउट्स को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तीसरा होता है बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ये 3 तरह के आपको मिलेंगे। ये जो सेंचुरी है हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप ये काफी ज्यादा इस पे आप बात करेंगे, तो आप यहां पे घबराए ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक एक करके अब आपको प्रोटेक्टेड एरिया को डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि कैसे हम लोगों को रोकते हैं एनिमल से इंटरेक्शन करने से, और वहां पे जहां पे कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं या प्लांट्स पाए जाते हैं, वहां पे हम उनको बचाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें सेंचुरीज की, तो सेंचुरीज क्या हैं? तो सेंचुरीज को अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इलाका है जहां पे हम एक स्पीशीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, एक तरह के जानवर या प्लांट पे फोकस करेंगे जहां पे हम उनको बचाएंगे। ठीक है, ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सेंचुरी। दूसरा हो गया नेशनल पार्क। जो नेशनल पार्क है ये इससे बड़ा इलाका होगा, ये सेंचुरी से बड़ा इलाका होगा, ये लार्जर होगा। ठीक है, सेंचुरी सबसे छोटा है,
इससे ये लार्जर होगा, ये स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, ये लार्जर होगा नेशनल पार्क। यहां पे क्या होगा, हम एक या एक से ज्यादा स्पीसीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। अभी हम वो नहीं देख रहे हैं कि कहां कहां पे लोग एंटर करेंगे या नहीं करेंगे, हम यहां पे सिंपली फोकस कर रहे हैं कि हम किसको सेंचुरी कहेंगे, किसको नेशनल पार्क कहेंगे और किसको हम बायो रिजर्व कहेंगे, ठीक है। बायो रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए, पहले वाले में सेंचुरी में हमने एक स्पीसीज पे फोकस किया था, नेशनल पार्क में हमने 2 स्पीशीज या 2 से ज्यादा स्पीशीज पे फोकस किया था, और बायो रिजर्व जो है यहां पे हम फोकस करेंगे पूरे इकोसिस्टम पे, ठीक है। एक तरह के इकोसिस्टम पे हम फोकस करेंगे, हम वहां पे उसको ग्रो कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहां पे बात करेंगे बड़े से, ये बायो रिजर्व जो है ये लार्जेस्ट है, तो हम बड़े भाई से सबसे पहले बात करेंगे। सबसे बड़ा जो यहां पे है हम उससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पे हम अगर इस बुक की बात करें तो हम यहां पे एमपी की बात कर रहे हैं। एमपी में है पंचमढ़ी बायो रिजर्व, वहां पे पंचमढ़ी नेशनल पार्क भी है, वहां पे बोरी सेंचुरी भी है। यहां पे आप देखेंगे कई तरह के आपको बायो रिजर्व में कई तरह के नेशनल पार्क मिलते हैं, कई तरह के आपको सेंचुरीज मिलती हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम सबसे पहले अगर बायो रिजर्व की बात कर रहे हैं तो बायो रिजर्व आप जानते हैं कि यह सबसे बड़ा है, और इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात कि यहां पे कई सारे नेशनल पार्क होंगे, ठीक है। क्या होगा, यहां पे कई सारे 1+ नेशनल पार्क होंगे, कई सारे होंगे। यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होगी, ठीक है। तभी तो आप कहेंगे कि ये क्या है, ये इकोसिस्टम है, ठीक है। कई सारे होंगे तभी तो आप कहेंगे इकोसिस्टम, ओके। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं पंचमढ़ी बायो रिजर्व की। यहां पे हम पूरा फोकस हम कर रहे हैं कि ये जो इकोसिस्टम है बायो रिजर्व का, पंचमढ़ी बायो रिजर्व या कोई भी बायो रिजर्व, यहां पे आप देखेंगे तीनों टाइप के स्पीशीज को हम फोकस करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, ठीक है, या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, छोटे छोटे जीव जंतु पे भी हम फोकस करते हैं। वहां पे पर्टिकुलर इलाके में ये सब जो पाए जाएंगे ये सिर्फ उसी इलाके में पाए जाएंगे, ठीक है। तो हमको इनको बचाना है। अगर हम इनको बचाएंगे तो क्या करेंगे, हम अल्टीमेटली हम इकोसिस्टम को बचाएंगे। तो हम पूरी तरीके से इस इलाके को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे कुछ ट्राइबल इलाके होंगे, ट्राइबल एरिया होगा, जो यहां पे कुछ लोग रहते होंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा इलाका है तो यहां पे कुछ एरिया में कुछ लोग रहते होंगे, इनको भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस तरह के बायो रिजर्व में क्या होता है, हम प्लांट्स, अलग जो प्लांट्स हैं हम इनको कहते हैं क्या, फ्लोरा, ठीक है, और एनिमल्स को कहते हैं फौना, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फौना या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ट्राइबल इलाके यहां पे जो होंगे इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम यहां पे सिर्फ, यहां पे क्या होता है, एक एरिया होता है बफर एरिया। बफर एरिया जो होगा, यहां पे बफर एरिया में आप देखेंगे कि एक तो देखिए यहां पे आप समझने की कोशिश करिए, ये इलाका हो गया बायो रिजर्व का, ये हो गया BR, और ये बीच का इलाका हो गया बफर एरिया, ठीक है, और इसके बाहर हो गया आउटर एरिया, ठीक है। यहां पे इंटरेक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन जहां पे बफर एरिया आ जाएगा वहां से हमारा इंटरेक्शन कम होने लगेगा। यहां पे ह्यूमन एक्टिविटी होती है, यहां पे आप देखेंगे हम माइनिंग भी करेंगे, ठीक है, माइनिंग भी हम कर सकते हैं। यहां पे अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं
उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ हद तक करेंगे, बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो इलाका जो सबसे बड़ा इलाका था, जो हमने 3 टाइप की बात की थी, सेंचुरी थी, फिर हमने नेशनल पार्क की बात की थी, बायो रिजर्व की बात की। तो बायो रिजर्व में हमने देखा ये सबसे बड़ा इलाका है। यहाँ पे एक हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, एक इकोसिस्टम को टारगेट करते हैं। एक इकोसिस्टम में कई प्लांट्स हो सकते हैं, कई एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, ट्राइबल एरिया हो सकता है, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया वो कुछ पर्टिकुलर इलाके में ही पाए जाएंगे और हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ट्राइबल इलाके को, क्योंकि इनका खुद का एक कल्चर होगा उस इलाके में, उनको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। आप जैसे ही पंचमढ़ी में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कई तरह के वहां पे आपको केव्स मिलेंगे, वहां पे पेंटिंग्स मिलती हैं, कई तरह के आपको स्टोन वर्क मिलता है जो कि उस पर्टिकुलर इलाके में ही मिलता है। तो यहां पे आपने ये चीज क्लियर कर ली कि बायो रिजर्व क्या है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि फ्लोरा एंड फौना क्या है। जब हमने बायो रिजर्व को समझ लिया तो यहां पे अब हमको समझना है कि फ्लोरा एंड फौना क्या चीज है। तो फ्लोरा एंड फौना जो है, आप अभी मैंने आपको बताया कि फ्लोरा एंड फौना जो चीज है वो क्या है, ये है प्लांट्स और ये है एनिमल्स। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर इलाके में पाए जाएंगे, ये बायो रिजर्व्स में पाए जाएंगे। तो इसीलिए हम इनके बारे में यहां पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको इनको बचाना है। अगर हम इनको नहीं बचाएंगे तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पे आप देख रहे हैं कि पंचमढ़ी का हम इलाका डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, यहां पे साल, टीक, मैंगो, जो वाइल्ड मैंगो है, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सब जो चीजें हैं ये फ्लोरा है। ये हमने नाम बता दिया, ये यहां पे फेमस है। अगर हम फौना की बात करें तो चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग बियर, चीता, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सब यहां पे मिलते हैं। पंचमढ़ी बायो रिजर्व में आपको ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, और ये जो एनिमल हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर इलाके में मिलते हैं या प्लांट्स हैं, इन्हीं को हम फ्लोरा एंड फौना कहेंगे। वो उस इलाके के फ्लोरा एंड फौना होंगे। अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो हम प्लांट कहेंगे, लेकिन अगर हम कुछ पर्टिकुलर इलाके की बात करेंगे कि वो एनिमल वहीं पे पाया जाता है, तो हम वहां पे एनिमल नहीं कहेंगे, वहां पे हम फौना कहेंगे। और अगर हम कहेंगे कि वो प्लांट उस पर्टिकुलर इलाके में पाया जाता है तो